मैं ओंकारेश्वर जी के पास आती हूँ कि ओंकारेश्वर जी जो अभी तक का जो वोटर टर्नआउट डेटा है वो मैं देख रही हूँ लगभग 11 बजे तक 26% है। और कल जब सुप्रीम कोर्ट में जब इसको लेकर सुनवाई चल रही थी तो सुनवाई के दौरान जो चुनाव आयोग के जो वकील थे मनिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि देखिए जब आप इस तरीके से डाउट्स रेज करते हैं तो सिटीजन के पार्टिसिपेशन पर फर्क पड़ता है। अब ये लगातार, और ये बात शुरू से रही है कि इस बार पहले चरण से ही आप देखें, अगर एज कंपेयर टू व्हाट हैपेंड इन 2019 वी हैव सीन कि वोटर टर्नआउट कम रहा है एज कंपेयर टू 2019। अब क्या ये जो ईवीएम पर जो लोग संदेह कर रहे हैं और डेटा मैनिपुलेशन हो रहा है, क्या ये एक मुख्य वजह है कि इस बार वोटर वाकई में उदासीन हो गया है और उसको भी लग रहा है कि भाई वोट डालने का क्या फायदा। आज मैं सुबह से करीब 8-9 लोगों से बात किया मैंने, सब ने ये कहा कि भाई नोटा दबा दो, वो ज्यादा बेटर है, तुम किसी को वोट मत दो। ये भी एक व्यू आ रहा है। लेकिन ये जो उदासीनता, इसका कारण आपको क्या लगता है, क्यों इतना वोटर ठंडा पड़ा हुआ है इस बार? देखिए, हेमंत जी ने अभी बहुत विस्तार से बताया और दरअसल सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि मतदाताओं में भी एक जो है अविश्वास सा हो रहा है। जब आप कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जीतेगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। क्यों भाई, आपको कैसे पहले से पता है कि आएगा तो मोदी ही? ये एक सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस का नारा नहीं है। इस नारे के पीछे जो सच्चाई है, जो आज नजर आ रही है, इतने बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग में इस तरह डाटा मैनिपुलेशन या डाटा को छुपाने का काम किया जाएगा, ये इससे पहले कभी नहीं देखा गया। हेमंत जी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, हम लोग भी जिस समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, आज तक ये नहीं देखा कि इस तरह से मैनिपुलेशन हो। एक नमक के बराबर जरा सा कहीं थोड़ा बहुत होता था, सवाल खड़े हम ही लोग करते थे। जब पहले बूथ लूट की घटनाएं होती थी, उस पे भी बवाल होता था और सारा मीडिया जो है उसको हाईलाइट करता था ताकि वो दोबारा पोलिंग हो जाए, और कई बार कैंसिल होते थे, दोबारा पोलिंग होती थी। लेकिन किससे उम्मीद करें आप? उसी चुनाव आयोग के पास आप जाएंगे ना। चुनाव आयोग इतनी बेशर्मी से कैसे कह सकता है कि हम डाटा नहीं देंगे? आप एसबीआई वाले उसकी तरफ बिहेव कर रहे हैं, जैसा उसने इलेक्टोरल बॉन्ड में कहा कि नहीं साहब हम डाटा नहीं दे सकते हैं, उसको दिखा नहीं सकते हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि ये मैनिपुलेट हो जाएगा? कैसे कह सकते हैं कि ये जो है मिसयूज हो जाएगा? कौन मिसयूज करेगा उसका? इससे पहले क्यों नहीं मिसयूज होता था? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिससे चुनाव आयोग बुरी तरह संदिग्ध हो गया है। इस देश के मतदाताओं का विश्वास उठता जा रहा है समूचे सिस्टम से, जो हम मान के चलते थे कि नहीं कम से कम एक चुनाव आयोग है, चुनाव करा। अरे भाई, इसी चुनाव आयोग ने बड़े बड़े नेताओं को हरवाया है ना, इंदिरा गांधी तक को हरवाया है ना। उस समय उनसे बड़ा कोई नेता था, लेकिन उस चुनाव आयोग ने हराया ना। जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई, इतने बड़े वेग के साथ आई, उसके बावजूद बाद में उनको हारना पड़ा ना। तो तब हारना पड़ा जबकि एक चुनाव आयोग कहीं ना कहीं निष्पक्ष था। इक्का दुक्का कहीं इधर उधर मैनेजमेंट की घटनाएं हो जाती थी, उस पे भी मीडिया की निगाह। आज सबकी निगाहों में मीडिया खटकता है। क्यों खटकता है? क्योंकि मीडिया सच बताना चाहता है इस देश को, इस देश की जनता को बताना चाहता है कि तुम्हारे वोट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तुम्हारा वोट छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है, और बड़े सुनियोजित तरीके से लूटा जा रहा है। मुझे तो आश्चर्य है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर कल फैसला होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस चीज को एक तरह से पेंडिंग रखा। अब 4 दिन 6 दिन बच गए चुनाव के, इस समय भी फैसला नहीं होगा तो कब होगा? आप कह रहे हैं हमारे पास रिसोर्स नहीं है। कैसा रिसोर्स नहीं है? कौन सा डाटा अपलोड करने का रिसोर्स नहीं है आपके पास? एनकोर के ऐप पर आप सब कुछ अपलोड तो कर रहे हैं। आज इंस्टेंट डाटा अपलोड होता है, द मोमेंट शाम के काउंटिंग हुई तो आप उस पे मोबाइल पे भी लिख सकते हैं, अपने किसी चीज पे डाल सकते हैं। फॉर्म सी में आप भरते ही हैं। आप फॉर्म सी क्यों नहीं दे रहे भाई? फॉर्म सी क्यों छुपा रहे हैं? किसके लिए छुपा रहे हैं? और फॉर्म सी जान लेगा तो उससे आपको क्या नुकसान है? तो ये जो इम्पार्शियलिटी है चुनाव आयोग की, वो बिल्कुल समाप्त हो गई है। इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता कितना परसेंट वोटर टर्नआउट हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, दैट हार्डली मैटर्स। जब आप पूरे सिस्टम को हाईजैक करके बैठे हैं, भाई कोई भी किसी के भी द्वारा अपॉइंटेड हो सकता है। सबसे पहली गलती ये थी कि चुनाव आयुक्तों के उनकी नियुक्ति का निर्णय भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में लिया। मैं पूछता हूं कि कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो और उनके हाथ में ये निर्णय हो
तब भी ये मीडिया विरोध करेगा, तब भी देश नहीं चाहेगा कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई XYZ हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, किसी के भी हाथ में जाए, क्योंकि यही एक हथियार है जो लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाए रखता है। डेमोक्रेसी में जनता के पास जनाधिकार है, जनादेश देने का अधिकार है। वह अधिकार कोई भी सरकार छीन ले तो ये गलत होगा। ये फिर इसीलिए संविधान खत्म करने और लोकतंत्र खत्म करने की जो बात हो रही है, ये बेसिक मुद्दे हैं जहां से आप लोकतंत्र को खत्म करते हैं, संविधान को खत्म करते हैं। तो इस तरह से अभी जो हम लगातार 6 चरणों के चुनाव, हम छठे चरण में आ पहुंचे, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वोटर टर्नआउट या जो गिरा है, मतदान का प्रतिशत गिरा है। इसका मतलब है कि वो एंटी इनकम्बेंसी है। इसके तथ्य ये हैं कि आप 2014, 2019 का डाटा देख लीजिए, उसमें किस तरह से जो बढ़ोतरी हुई है, जो वेव आया था 2014 में, मोदी वेव, उसमें उनको बहुत सारी सीटें मिली, मतदाताओं का रुझान था, कार्यकर्ता बीजेपी के सड़क पर दिखाई देते थे, एक एक घर में 2-2, 3-3 जत्था जाता था और उनको मोबिलाइज करके ले आता था। 2019 में पुलवामा जैसी घटना जब हुई तो ये देश जो है राष्ट्रवाद के मसले पर एक हो जाता है और उसको एक होकर समर्थन किया। आप इस चुनाव में देखेंगे कि ये सरकार न सिर्फ जनता से कट गई है, ये सरकार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कट गई है, ये सरकार संघ से कट गई है, संघ से दूरी बना रही है और साफ साफ कह रही है कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है और वो तो सिर्फ एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, हम तो उसको कुछ वो नहीं मानते, हम अपने में सक्षम हैं। ये कहने का मतलब है कि वहां काफी डिस्टेंस हो चुका है। तो आप हर जगह से कट गए हैं। आप शुरुआत से देखिए, मोदी सरकार ने जितने भी बड़े फैसले किए, चाहे डिमोनेटाइजेशन ले लीजिए, GST ले लीजिए, उसके बाद अग्निवीर ले लीजिए, जितने भी फार्मर्स बिल ले लीजिए, जिनको उनको साल भर के बाद 700 किसानों की शहादत के बाद उनको वापस लेना पड़ा, जितने मैक्सिमम उन्होंने फैसले लिए हैं जो लार्जर इंप्लीकेशन वाले हैं, सारे बाउंस बैक हुए हैं, सारे जो हैं वो फेल हुए हैं। और इस वक्त दूसरा, एम्प्लॉयमेंट पर और इस पे महंगाई कम करने पर उनका कोई जोर था ही नहीं, उनका कोई फोकस था ही नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 1 मिलियन रोजगार देने के लिए उन्होंने एक बाकायदा कमेटी बनाई थी। मोंटेक सिंह अहलुवालिया की अध्यक्षता में कमेटी बनी, कमेटी ने रिपोर्ट दिया और उसके बाद जब तक वो उस पर कार्रवाई शुरू करते, उसके बाद उनकी सरकार का समय खत्म हो गया और वो दूसरी सरकार आ। वही मोंटेक सिंह अहलुवालिया उस समय के योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने और आपको याद होगा उसी के बाद जब ये मनरेगा जैसे कानून जो है वो लागू किए गए मनमोहन सिंह सरकार के समय में, जिससे आज भी कम से कम 12-13 करोड़, एग्जैक्ट डाटा मैं अभी नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन 13 करोड़ से ज्यादा लोग उससे प्रभावित उससे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। और गांव-गांव में जो माइग्रेशन होता था यूपी बिहार से, मजदूर बन के सभी लोग पूरे देश में जाते थे, वो माइग्रेशन रुका और उनको अपने घर में काम करने का अवसर मिला। इस सरकार के पास यह अवसर था कि मनरेगा जैसी उससे बेहतरीन योजना लाए या मनरेगा को और दुरुस्त करे और बेटर करे, लेकिन उसका फोकस था ही नहीं। उनका फोकस ये था कि आप प्राइवेटाइज कर दो, सरकारी नौकरियां खत्म कर दो और प्राइवेटाइजेशन में जो कुछ भी, अगर BSNL कांग्रेस नहीं चला पा रही थी, अगर एयर इंडिया कांग्रेस नहीं चला पा रही थी, तो क्या मोदी सरकार ने उसको चला के दिखाया? उन्होंने बेच के दिखाया कि आप चला नहीं पा रहे हो, हम सवाल उठाएंगे पार्लियामेंट में, लेकिन हम आएंगे तो चलाने की बजाय पूरी सरकार अगर इतनी ही सक्षम सरकार थी तो एक संस्था चला के दिखाती कि हमने ये चला दिया है। आपने देखा होगा कि इसीलिए बीजेपी और प्रधानमंत्री स्वयं लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, लगातार हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर रहे हैं। हेमंत जी ने बिल्कुल सही बात कही कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कौन सी ऐसी धारा है जिसका आपने उल्लंघन नहीं किया है। और चुनाव आयोग ने उस पर क्या किया? चुनाव आयोग 4-5 चरणों के बाद नोटिस जारी करता है बीजेपी के अध्यक्ष को और ये कांग्रेस के अध्यक्ष को कि साहब आप लोग संविधान पे बात मत करिए। अरे भाई, कांग्रेस संविधान पे बात नहीं करेगी, ऑपोजिशन संविधान पे बात नहीं करेगा, तो किस चीज पे बात करेगा? क्या वो गीता कुरान पे बात करे? किसी और चीज पे जो आप चाहते हैं?
और आप जो लिखा हुआ है कि जाति पर बात नहीं होगी, धर्म पर बात नहीं होगी, पहला ही पैरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कहता है, उसकी हर रोज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आप चुप बैठे हैं, आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन पर कल पालमपुर में प्रधानमंत्री जी का भाषण मैं सुन रहा था, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे वहां से कि ये वही पालमपुर है जहां से राम मंदिर बनने का फैसला हुआ, यानी उनको लगता है कि वहां हिंदू मतदाता है तो मंदिर से जोड़ो और मंदिर के माध्यम से वोट हासिल करो। इसके अलावा फिर उन्होंने झूठों की बरसात शुरू कर दी कि कांग्रेस कह रही है कि एटम बम खत्म कर देंगे, कांग्रेस कह रही है कि ये खत्म कर देंगे, जैसे उन्होंने यूपीएससी खत्म कर दिया वैसे ही वो ये भी खत्म कर देंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को उस झूठ में सच्चाई नजर नहीं आती, और चूंकि पीएम बोल रहे हैं तो भाई पीएम सच बोल रहे होंगे। यूपीएससी तो खत्म हुआ, लेकिन यूपीएससी क्यों खत्म हुआ ये प्रधानमंत्री जी ने नहीं बताया कि यूपीएससी हिमाचल प्रदेश में इसलिए खत्म हुआ क्योंकि पेपर लीक की गंभीर घटनाएं हुई थी। यूपीएससी उसी हमीरपुर में उसका हेडक्वार्टर है जहां से अनुराग ठाकुर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रहे। तो राज्य सरकार ने इस हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को सस्पेंड किया, उसको खत्म किया, उसको डिसॉल्व किया और उसकी जगह पे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग बनाया। तो जब राज्य चयन आयोग बना ही दिया तो वो इंस्टीट्यूशन खत्म कर, जब इंस्टीट्यूशन में जंग लग जाएगी तो उसको खत्म किया जाएगा, उसकी जगह दूसरा लाया जाएगा। तो क्या गलत किया इसमें? ये नहीं बता रहे हैं कि दूसरा आयोग ले आए, यूं कहा जा रहा है अगर कांग्रेस आपसे ये कहे कि आपने योजना आयोग को खत्म कर दिया तो ये आधा सच होगा। सच ये है कि आपने योजना आयोग को खत्म तो किया लेकिन नीति आयोग लेके आए। वो नीति आयोग इफेक्टिव है नहीं है ये देखने वाली बात है, ये वक्त बताएगा कि अब नीति आयोग में क्या रह गया है। तो इस तरह से जो चीजें आप कर रहे हैं लगातार झूठ पर झूठ, और अब तो आप परमात्मा हो गए हैं तो अब आपके ऊपर सवाल कोई नहीं उठा सकता। अब तो आप भौतिक से ऊपर उठ गए ना, अब आप कह रहे हैं कि मैं ही खुदा हूं। लेकिन इस देश की जनता आज इस दौर में आके, चुनाव के आखिरी दौर में आके अब इन सब झूठ को सुनना नहीं चाहती। वो आपसे जवाब चाहती है कि आपने, हाँ मैं मोन्टेक सिंह अहलुवालिया के बाद की बात जोड़ दूं, इस सरकार में 10 साल में जो मोदी जी कहा करते थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, उन मोदी जी ने शुरुआत के दिनों में 2014 के आसपास इन्होंने एक कमेटी बनाई कि एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए 2 कमेटियां बनाई। उन दोनों कमेटियों के अध्यक्ष वो स्वयं थे, लेकिन उसके बाद उन दोनों कमेटियों की न बैठकें हुई, न उसकी कोई रिपोर्ट आई, न कोई उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। क्योंकि जिसके आप स्वयं अध्यक्ष होंगे तो आप ही को उस पर आगे काम करना होगा, आपसे पूछे बगैर तो कुछ कर भी नहीं सकता कोई। तो आज स्किल डेवलपमेंट का भी वही हाल है, एंटरप्रेन्योरशिप का भी वही हाल है। आईएलओ के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि कितने जम के बेरोजगारी बढ़ी है और पढ़े लिखे लोगों में और ज्यादा बढ़ी है। तो युवा क्या करे, वो ना पढ़े लिखे, पढ़ लिख जाए तो मुश्किल है, पढ़ लिख जाए तो आप कहते हैं पकौड़ा बेचो। तो ये बड़ी मुश्किल इस देश में आ पड़ी है कि इसमें क्या किया जाए। दूसरा, जो स्थिति आपने इकोनॉमी की बता दी, आप जरा चेक करके देखिए कि इस देश में 20 से 25% जो फैक्ट्रीज हैं, जो उद्योग हैं, वो बंद पड़े हैं पूरे देश में। दैट इंक्लूड्स इवन गुजरात, वहां के भी 20-25% जो है फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। आपने उनको रिवाइव करने के लिए क्या किया पिछले 10 साल में? तो आपका ये टोटल फोकस ही नहीं है। आपका फोकस पूरे देश में इवेंट मैनेजमेंट पर रहता है, कहां फोटो खिंचवाना है, कहां इवेंट बनाना है, कहां कितने दिए जलाने हैं, कहां जो है ड्रोन उड़ाना है, और ड्रोन की पिक्चर देख के बताना है कि साहब इस देश की महिलाएं ड्रोन उड़ाने लग गई, इस देश में महिलाएं ड्रोन से खेती करने लग गई। 100 महिलाओं की फोटो आपने ले ली और पूरे देश को आप बता रहे हो कि ये ड्रोन से हो रहा है। इस देश का जो हाल आपने बना दिया है, इसलिए इस देश की जनता वास्तव में इतना गंभीर एंटी इनकम्बेंसी इससे पहले नहीं देखा गया था। और जब इस चरण के चुनाव की बात कर रहे हो आप, हिमाचल प्रदेश में अग्निवीर, ये जो हिमाचल प्रदेश, ये हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, ये सब राष्ट्रभक्त राज्य हो रहे हैं जहां के अधिकांश लोग सेना में जाते हैं।
जाते हैं, बिहार से भी, दूसरे राज्यों से भी जाते हैं, लेकिन इन राज्यों में माना जाता है कि पूर्व सैनिक भी बहुत है, फौजी लोग बहुत हैं, ये वो इलाके हैं जहां से महावीर चक्र, परमवीर चक्र ये सब लिए जाते हैं। आपने महावीर अग्नि उसकी जगह जो है अग्निवीर डाल दिया उसको। इतने इतने दुखी लोग हैं आज। युवा सोचता है कि वो 4 साल में उसको रिटायर हो जाएगा, उसके बाद आपने आर्म्स ट्रेनिंग दे दी युवाओं को और 4 साल बाद रिटायरमेंट दे दिया। अगर वो नौकरी नहीं उसके पास होगी, कोई और काम नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? ये स्थितियां जो हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये चरण बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल चरण है। चुनाव आयोग क्या करेगा इस पे हर आदमी सस्पिशियस है आज। बिल्कुल, बिल्कुल।